नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की 4 नकबजनी की घटनाओं का खुलासा किया। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि यह तीनों शातिर बदमाश सूने मकान को अपना टारगेट बनाते थे और रेकी करते थे। इनको निशाना बनाते थे और घर पर रखा हुआ सामान चोरी करके अपने साथ ले जाते थे। पुलिस को बहुत समय से इन शातिर नकबजनों की तलाश थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के जेवर समेत 7 लाख का घर गृहस्थी का सामान भी बरामद किया। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र में कुछ चोरियां नकबजनियां हो रही थी। संजीवनी नगर का क्षेत्र जनरली कॉलोनीज़ का है और काफ़ी लाजमी है कि वहाँ पे इस तरह की वारदात होती हैं। इसी के तारतम्य में संजीवनी नगर पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें क्राइम ब्रांच का भी सहयोग रहा और मुख्य तौर पे सीएसपी प्रतिष्ठा और थाना प्रभारी शोभना और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें कि हमको 4 जो बड़ी नकबजनियाँ हैं वो हमारी ट्रेस हुई हैं। इसमें करीबन 102 ग्राम सोने के जेवर, 500 ग्राम करीब चांदी के जेवर, इसके अलावा एक चोरी की एक एक्सेस वाहन जो जिला दमोह से चोरी चला गया था वो रिकवर हुआ है। साथ ही साथ सिम्फनी कूलर, मिक्सी, साउंड सिस्टम, लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुल मिलाकर के 7 लाख का माल मसरूका इसमें जब्त हुआ है। इसमें कुल 3 आरोपी हैं, एक पवन ठाकुर, अभय विश्वकर्मा और दीपक टेकाम। इसमें 2 जो नाम मैंने पहले लिए, पवन ठाकुर और अभय विश्वकर्मा, ये मूल रूप से जिला दमोह के रहने वाले हैं और वहाँ पर भी इनके रिकॉर्ड हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि ये दोनों 2018 में भी नकबजनी में थाना संजीवनी नगर में बंद हुए थे। अभी वर्तमान में एक जो आरोपी दीपक टेकाम ये जुडिशियल रिमांड पे गया हुआ है और 4 नकबजनियाँ हमारी कुल मिलाकर ट्रेस हुई हैं। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा ललितपुर से सिंगरौली रेल मार्ग की नई रेली लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक जिन किसानों की जमीन रेलवे ने अधिग्रहण की थी और किसानों को भूमि का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया, जमीन अतिक्रमण होने के बाद भी रेलवे ने अभी उन किसानों के परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी गई है। रेलवे की इस वादा खिलाफी से परेशान होकर पीड़ित किसानों ने रेलवे डीआरएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि रेलवे द्वारा उनके परिवार के एक सदस्य को अगर नौकरी नहीं दी गई तो वह अपनी जमीन पर रेलवे को कार्य नहीं करने देंगे। हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से हैं। छतरपुर, पन्ना, देवेंद्र नगर, नगौद, सतना, रीवा, दोनके सकरिया, बिरौली एवं रीवा सीधी से हैं। हमें किसान रेलवे द्वारा कहा गया था, लिखित आदेश दिया गया था कि हम सब किसान को नौकरी देंगे। वहीं कुछ किसानों की नौकरी दे दिया रेलवे ने, कुछ किसानों का दोहरी नीति कर रहे हैं। आज तक 15 फुट 66 किसान के नौकरी मिली है लाइन में, बाकी किसान की नौकरी नहीं दिया। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका मेडिकल भी हो गया, एफआर भी भर गया। हम बिरौली के सकरिया बिरौली से आते हैं। हम लोग को आमदन खत्म 6 माह के अंदर देने के लिए किया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारा टेंट भी निकलवा दिया गया, हम परमिशन लेने के बावजूद हमारा उसमें गया टेंट की पैसा नहीं लिए, टेंट भी निकलवाया गया। हम लोग 2 दिन से धूप में बैठे हैं। अगर इसमें किसी किसान को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन होगा। ऐसे कितने किसान हैं आप लोग के साथ, कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं अभी बचे हुए हैं? 5 से 6,000 किसान हैं ऐसे जो अभी पीड़ित हैं, जिनका नहीं हुआ। अब रेलवे के 11-11 के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, जो रेलवे अब मांग रहा है उसमें अंदर सब किसान आते हैं जो हम बता रहे हैं। 5,000 कितने दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है? हम 2 दिन से बैठे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हम 9 तक बैठेंगे। अगर 9 के अंदर नहीं होता है तो अभी हम हमारा अनशन के सीएम साहब परमिशन देने जा रहे हैं। 9 के बाद हम हमारा अनशन करेंगे। उनने अभी लिस्ट मांगा था, हमने बोला कि कल आप आइए यहाँ से लिस्ट ले जाइए, और बोला 1 दिन के अंदर हम निराकरण कर देंगे। अगर 1 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता है तो हम 10 तारीख से अमर अनशन में ही बैठेंगे। जो इसके दुर्घटना होती है इसका जिम्मेदार रेल प्रशासन एवं रेलवे बोर्ड एवं रेल जीएम साहब होंगे। दीपू सिंह, पटना।
सर हम लोग नौकरी के लिए विरोध कर रहे हैं। हम लोग की किसानों की ज़मीन ले ली गई थी, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं दी गई थी। 2016 में नोटिस दिया गया था कि सर्वे होगा, सर्वे के बाद आप लोगों की जिस की ज़मीन फंसेगी, जिन किसानों की, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, प्लस पूरे परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, जिसमें से मुआवजा तो दे दिया गया, जो भी क्राइटेरिया रहा है उस हिसाब से मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन नौकरी का कुछ नहीं है। इन लोगों ने 2020 बोला कि लॉकडाउन है, कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद 2020 लास्ट स्टार्टिंग 21 में इन लोगों ने एक लिस्ट अपलोड की, बोले इतने लोगों को जॉब दी जाएगी, उसमें मेरा नाम भी है, फाइल नंबर भी है, डॉक्यूमेंट्स 2017 में जमा करवाए गए थे। इसके बाद कुछ नहीं। फिर एक साल बाद डायरेक्ट 13 सितंबर को मुझे बुलाया गया, बोला आपका मेडिकल होगा, मेडिकल हुआ और 22 सितंबर को कंप्लीट हुआ। इसके बाद आज तक कुछ नहीं है। मुझे एक फॉर्म दिया गया, बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लें, 10 दिन के अंदर आपको कॉल करेंगे और आप वापस आइएगा। कोई कॉल नहीं आया। मैं 2 महीने 3 महीने वेट करती रही। फिर मैं आके यहाँ पता करी, पूछी, सब लोग यही बोलते हैं जी DRM ऑफिस जाओ, बोलते हैं ऊपर से काम बंद है, कुछ नहीं बताते हैं। सबसे पूछ रहे हैं, सब बोलते हैं ऊपर से बंद है। सर हमने पूछा भी, मैंने जो अरविंद हैं यहाँ पे हेड हैं DRM ऑफिस में, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि मैं अभी नया आया हूँ और ऊपर से काम बंद है। मैंने बोला सर अगर आपको ऊपर से काम बंद है, आपको नोटिस आया होगा, आप उस नोटिस को दे दें, जिससे हम लोग देखें कि हाँ ठीक है नोटिस आई है, कितने दिन तक काम बंद है। कुछ नहीं, बस बोलते हैं काम बंद है। कब तक बंद है? सर ये ललितपुर सिंगरौली से खजुराहो तक जाएगी, जिसमें से कम 6 से 7 हज़ार किसान हैं जो इसमें पीड़ित हैं, जिसमें से कुछ लोगों को मतलब दे दी गई है। कुछ लोग 2 साल से ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी भाग रहे हैं, कुछ का मेडिकल हो गया। सर उस लिस्ट में कम से कम 3-4 हज़ार लोग हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। बस मुश्किल से 100, 200, 400, 500 लोगों का हुआ होगा, बाकी सब अभी भी बैठे हुए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे जिनका मेडिकल हो गया है, किसी का SR भर गया है, लेकिन कुछ नहीं है। जबकि प्रावधान है कि SR भरने के 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सर मेरा रुचि बागरी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 7 सितंबर से भारत जोड़ो अभियान यात्रा शुरू की गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही इस यात्रा में 3500 किलोमीटर का सफर 5 महीने में राहुल गांधी पूरा करेंगे। जबलपुर के टाउन हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सजीव प्रदर्शन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए। जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अन्नू सिंह ने इस अवसर पर बताया कि राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, तब सभी वार्डों के एक ब्लॉक के कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा में सम्मिलित होंगे। भारत जोड़ो अभियान के तहत आज हमारे राहुल जी कन्याकुमारी से जो यात्रा कल सुबह शुरू होनी है, उसको लेकर आज एक सभा कन्याकुमारी में है, जिसके तारतम्य में जबलपुर शहर में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा यहाँ रखी गई है। जैसा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा और PCC के द्वारा हम लोग निर्देशित हैं। यहाँ पर आज हम लोग लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं और अपना लाइव कार्यक्रम यहाँ से जारी कर रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का मतलब सिर्फ आज यही है कि हम लोग इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा भारत देश में उठाया है। पूरे देश को एक करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, देश में जिस बात की परेशानी है उनको उठाकर उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए राहुल जी ने एक बहुत बड़ा कदम, लगभग 5 महीनों की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा भारत देश में तय की है। कल सुबह 10 बजे हम लोग भी यहाँ पर यात्रा करेंगे, सांकेतिक यात्रा होगी। उसके बाद हमारे जो 79 वार्ड हैं, 79 वार्डों में लगभग 79-80 दिन जबलपुर शहर में भी यात्रा होगी रोज। और उसके अलावा जितने दिन राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में होंगे, पूरे 16 दिन जबलपुर शहर से एक टुकड़ी रोज जाकर एक ब्लॉक से लोग रोज जाएंगे और वहाँ राहुल जी की यात्रा में शामिल होंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश को पुनः एक करेगी, एक साथ जोड़कर पूरा देश एक बनाएगी। और जो देश में लोग परेशान हैं, चाहे बात बेरोजगारी की हो, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो और ऐसी अन्य समस्याओं को लेकर जो बातें हैं, वो बात कांग्रेस पार्टी इस पूरे यात्रा के दौरान अपनी उठाई। देखिए, आज राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है और उसी कड़ी के अंदर यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उस यात्रा का सजीव प्रसारण भी किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा
आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बना है, आप देख रहे होंगे जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं जो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश से बड़ा उदाहरण आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई देख नहीं सकता। जनता जिनको चुनती है उनको इस्तीफा देके और सरकारें बनाई जा रही है। तो संविधान के अंदर जो ताकत आम जनता को दी गई थी, आज जिस माहौल के अंदर काम चल रहा है, बीजेपी को वोट कराने की जरूरत नहीं है। जो जीत के आएंगे उनको सीधा ही खरीद लेंगे। इस प्रकार का माहौल देश के अंदर चल रहा है। प्यार प्रेम भाईचारा सारा खत्म हो गया है। एक नफरत का माहौल पूरे देश के अंदर है। हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, गरीब अमीर लड़ रहा है, एससी जर्नल लड़ रहा है। और इस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर क्रिएट कर दिया गया है कि आम आदमी को आज 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस और कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस और कोई ध्यान नहीं है। महंगाई जितनी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो जनता के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका के बाहर की बातें की जा रही है। जो दावे मोदी जी ने किए थे चुनाव के समय में, आज उनकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जो संदेश दे रहे हैं, इससे पूरे देश के अंदर जागरूकता आएगी और जो लोग कहने वाले हैं और करने वाले हैं उनका अंतर पहचान पाएंगे। राजस्थान में छापे भी मारे जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज भी सुबह हमारे मिनिस्टर हैं, उन पे छापे डले हैं। छापे डलने चाहिए, मैं इसमें कोई मना नहीं करता, लेकिन इससे पहले जो छापे मारे उनके नतीजे क्या हुए, किसके पास क्या मिला है, क्या किसने फ्रॉड किया है। ईडी जिस प्रकार से राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को बुला रही है, या बीजेपी के अंदर ही सारे ईमानदार हैं। आप सपा में देख लिए, जनता दल में देखिए, जनता दल यू में देखिए, बसपा में देखिए, आप शिवसेना में देखिए, तृणमूल कांग्रेस में देखिए, साउथ की पार्टियों के अंदर देखिए, कांग्रेस में देखिए, सब पे छापे पड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के क्या सारे नेता ईमानदार हैं? छापे मारना अच्छी बात है, लेकिन उनके पास क्या रिकॉर्ड निकला है, क्या बेईमानी उनके द्वारा की गई है और क्या बेईमानी वही लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए पब्लिक के सामने। हनुमान ताल थाना प्रभारी उमेश गुलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को थाना क्षेत्र में रहने वाले सुल्तान ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह रात में बाइक से घर आया और उसके द्वारा बाइक बाड़े में रखकर वह सोने चला गया। वहीं सुबह जब उठकर देखा तो बाइक गायब थी। वहीं एक तरफ के हिस्से का दरवाजा भी खुला हुआ। अंदर जाकर देखा तो अलमारी में रखे सोने के कान के और चांदी का सामान गायब था, जिससे किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया। वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोर की पतासाजी करते हुए क्षेत्र के ही आदतन चोर को पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपी मोहम्मद समीर के द्वारा सुल्तान के घर चोरी करना कबूल, जिसकी निशानदेही पर बाइक और चोरी की गई। हाँ, ये 2 तारीख 2/9/2022 की को फरियादी सुल्तान रिपोर्ट करने आया था कि रात में यह अपनी गाड़ी जो कि चाबी लगी थी और अपने घर के बाड़े में खड़ी कर दिया था और घर भी एक भाग में सो रहे थे, एक भाग का ताला लगा हुआ था। तो कोई अज्ञात चोर आके घुस के इसकी मोटरसाइकिल भी ले गए और वो ताला तोड़ के घर के अंदर से चांदी की पायल, एक मंगलसूत्र और कुछ नकदी रुपए ले गए हैं। तो जो भी सामान गया था वो लिस्ट हमने बनवाई। इसके बाद पतासाजी की तो एक पुराना रिकॉर्डेड भी है और एक संदेही हमने निकाला मोहम्मद समीर करके। तो उसको जब पकड़ के और पूछताछ किए हैं तो फिर उसने ये चोरी एक्सेप्ट भी की। गाड़ी उसके पास से बरामद हो गई है, सामान भी एज इट इज़ बरामद हो गया चूँकि बेच नहीं पाया। तो 100% इसमें रिकवरी हो गई है। लगभग 40-45 हज़ार का यह मसरूका था। चोरी चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन ट्रेस ऐसे होती जाती है तो अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। और हमारी प्रभाकर सिंह सब इंस्पेक्टर हैं, उसके नेतृत्व में जो टीम ने काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का भी निर्देशन हमें समय समय पर मिलते रहा है और आज इसको हम जो है न्यायालय में पेश भी कर रहे हैं। भैया इसका कोई रिकॉर्ड है तो पुराना? हाँ, रिकॉर्ड इसके एक मोबाइल चोरी का रिकॉर्ड इसका पूर्व का है और जब ये नाबालिग था तो हो सकता है उस समय कोई चोरियाँ की हों। आसपास के हम थानों से भी इसका रिकॉर्ड बुलवा रहे हैं। कहाँ रहता है भैया? यह टेढ़ी नीम का रहने वाला है मोहम्मद समीर।
जबलपुर में 12 स्थानों में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान बुधवार मेघा रक्तदान शिविर में नया रिकॉर्ड बनाया, जहां 12 स्थानों में लगाए गए शिविर में 3010 यूनिट रक्तदान हुआ। जबलपुर का सबसे बड़ा ब्लड कलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्हें कहा कि जिला अस्पताल मेडिकल और एलिगन में प्रति माह 2000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में 3010 यूनिट एकत्रित हुआ। वहीं यह ब्लड अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों को तत्काल मुहैया कराया जाएगा। सफलता मिली है जो आपने उम्मीद नहीं की, उससे 4 गुना सफलता। क्या तैयारी थी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित ही आज एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है, वो जिला प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सभी सामाजिक संगठन के सहयोग से, शैक्षणिक संस्थाएं उनके सहयोग से लगाया गया था। हर महीने जबलपुर के ना ब्लड के रिक्वायरमेंट से मोर देन 2000 यूनिट्स हैं, बट आज ना 3010 यूनिट्स ना आज आई थिंक से 7 घंटे में ना संग्रहित हुए हैं। मुझे लग रहा है ये संस्कारदानी के ना लोगों के ना पार्टिसिपेशन के ना जिज्ञासा है। तो जिला प्रशासन रेड क्रॉस ने सिर्फ प्लेटफॉर्म देने के लिए ना काम किया है। मैं उन सभी ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स ना किसी ने भी ना रक्तदान किया है और किसी और लाइफ को बचाने के अपना ना सहभागिता निभाए, उनको तहे दिल से प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद कहता हूँ। और कितने भी लोग उनको मोटिवेट किए हैं, वो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मोटिवेटर्स हैं, सामाजिक संगठन हैं और इवन धर्मगुरुस हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों ने इस अभियान में जोड़ने के लिए ना अपील भी किए हैं और बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। उन सभी का भी मैं प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी पूरा मीडिया का साथीगण, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने भी है ना इस अभियान को एक बहुत अच्छा है ना दिया है, प्रचार प्रसार करने के माध्यम बनाया। उसके माध्यम से काफ़ी लोगों ने एक मोटिवेट होकर आज आकर ब्लड डोनेट किए हैं। इसके माध्यम से हमारी ब्लड बैंक्स हैं उसमें ब्लड की ना कमी नहीं रहेगी। कितने भी सर्जरीज़ हैं वो आसानी से हो सकेगी। हमारी गर्भवती महिलाओं की ना ब्लड ट्रांसफ्यूशन वो आसानी से हो सकेगी। इतना ब्लड हमारे पास है एकत्रित हुए, हम ऐसे गर्भवती महिला को चिन्हित करके सीवियर अनीमिक है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन को कैंप हम लोग है ना ग्रामीण क्षेत्र में ना ला सकते हैं और उतना ब्लड हमारे पास अभी अवेलेबल है। शाजापुर का रिकॉर्ड टूटा है सर, एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का। नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड्स की ना बात नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ना ये एक ह्यूमैनिटी का है ना बात है। एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन हम एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है ब्लड डोनेशन, और हमारे पास ब्लड बैंक्स हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कंपोनेंट सेपरेटर्स हैं, कहाँ एक ब्लड से है ना और भी ब्लड सेल्स तक बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये 3000 के ना ब्लड से कम है ना 4-5 हज़ार लोगों को है ना तक है ना हम लोग है ना उनकी सहयोग कर सकते हैं या उनके लाइफ को बचा सकते हैं। सो ये हमारे अपने आप को है ना हमको लक्ष्य रखना है कि मतलब है ना दूसरे के लक्ष्य से नहीं, हम डेफिनेटली हर बार हमारी ब्लड बैंक में ना ब्लड की कमी ना हो, मतलब है ना ये हमारे लिए ना मुख्य उद्देश्य है। और जैसे कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज है वो बहुत सारे ज़िले को कैटर भी करता है, आसपास की बहुत सारे ज़िले से लोग हैं ना जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आता है। सो हमारे संस्कारदानी से मतलब ये मैसेज जाए कि मतलब यहाँ कोई भी व्यक्ति आएगा ब्लड की कमी से बिल्कुल भी है ना परेशानी होने की ना ज़रूरत ना पड़े। या आज है ना लोगों ने करके भी दिखाया है, इसलिए मतलब आपके माध्यम से पुनः है ना मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। और हम अपने ही लक्ष्य है ना को विरुद्ध है ना लगातार है ना काम करते रहेंगे, अपने लक्ष्य को ही है ना विचारते हुए आगे ना और अच्छे से काम करने के प्रयास करेंगे। शहर अलवर सरस डेयरी में चेयरमैन विश्राम गुर्जर के सराहनीय काम को देखते हुए तीसरी बार करीब 3000 लीटर दूध मिलावटी टैंकर को पकड़ा। वहीं सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास को कायम रखते हुए पहले मार्केट में 20,000 लीटर दूध जाता था, आज 30 से 35,000 लीटर दूध बाजार में जा रहा है। वहीं चेयरमैन ने बताया कि सरस डेयरी में 12 टैंकर चल रहे हैं, जिसमें से 7 टैंकर की जांच की गई। वहीं टैंकर पर शक होने पर चेयरमैन ने बाइक से पेंसिल का करीब 3.5 घंटे तक पीछा किया। वहीं पीछा करने के बाद 2 बजे टैंकर को मिलावट करते हुए पकड़ा गया। वहीं सरस डेयरी चेयरमैन का कहना है कि रामगढ़ रूट का टैंकर है, इसमें जांच की जाएगी। मेरे बच्चे का नाम नईम है जी। कितने तारीख को गया? नईम 6 तारीख को गोविंदगढ़ कोर्ट में पेशी पे गया था जी। किस चीज़ का? उस दहेज का मुकदमा कर रखा था।
उनके मेरे बेटे की 2002 में शादी हुई थी। 2012 में उन्होंने मुकदमा किया था। 10 साल शादी रखी चली, खूब रखा हमने उनको बड़े लड़के में। उसके बाद क्या अपहरण किसने कर लिया, क्या लगता है? जी अपहरण करके ले गए अकरम और रशीद और अकरम, रशीद, लियाकत और शरीफ और समयदीन। कहाँ ले गए थे ये अपहरण कर? ये कहीं जंगलों में ले गए जी। डाबरी गांव में, डाबरी के हैं ये 1 किलोमीटर पड़ता है ये गोविंदगढ़ से। ये कोर्ट में से इसने तारीख पेशी बजाई है। तारीख पेशी बजाने के बाद कोर्ट से जैसा निकला है तो इसको कहीं आसपास या आधी किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 200 मीटर, हमें ये पता नहीं है कि कहाँ पे इसको गिरना है। कहाँ मिला था ये कल? ये सर उधर ही डाबरी की तरफ का नाम एक रोड है, डाबरी गांव से और गोविंदगढ़ के बीच में ज्वार पे में पड़ा मिला था। ज्वार में पटक दिया, कांड कहीं और जगह किया था। क्या लगता है किस चीज़ से मारा है इसको? ये कुल्हाड़ी से मारा है जी, कुल्हाड़ी से काटा है, कई जगह से काटा। उसकी नाक काट दी, खोपड़ी उड़ा दी पूरी, पाँव में मारा है, पाँव काटा है। क्या नाम है आपका बाबू? मेरा नाम आंसू है जी। देखिए, जुरेरा भरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति नईम की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो अपने 498 के किसी कोर्ट केस के मामले में गोविंदगढ़ कोर्ट पेशी में आया हुआ था, जहां से जो उसकी पत्नी के परिवार वाले हैं उनके द्वारा उसको अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत FIR दर्ज की गई और आगे की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे जिन पर भी उन्होंने शक किया था, उसमें एक व्यक्ति अकरम को जब पूछताछ के लिए उठाया गया तो पता चला कि उक्त नईम का इन्होंने मर्डर कर दिया है और उसकी डेड बॉडी गोविंदगढ़ के पास के गांव में किसी खेत में डाली हुई है, जहां पे जाकर रात में खुद मौके पर मैं, एडिशनल SP CO रामगढ़, FSL की टीम, MIU और डॉग स्क्वाड से पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए साक्ष्य उठाए गए हैं। मौके अभी तक FIR में धारा ऐड करते हुए जो मुख्य मुलजिम अकरम है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही साथ 7-8 अन्य जो संदिग्ध लोग हैं उनसे भी हमारी पूछताछ जारी है और अभी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम कर रहे हैं। लोगों ने हम पर विश्वास कायम किया है और उस विश्वास को मैं बरकरार रखते हुए मेरी मार्केटिंग में लोग 20,000 जो लीटर दूध पीते थे, आज 30 से 35,000 लीटर दूध हमारा मार्केट में जा रहा है। वो हम पर विश्वास कर रहा है कि वास्तव में मिलावट पर रोक हुई है। इसलिए हमने ये तीसरी जो बड़ी कार्रवाई की है, रात को 3 बजे तक मैंने लगभग हमारे यहाँ 12 टैंकर चल रहे हैं, जिनमें से 7 टैंकरों को खुद ने खड़ा रहकर कल मैंने एक टैंकर का पीछा किया बाइक से। मैं 3.5 घंटे तक उस टैंकर के पीछे रहा और मुझे कल 3.5 घंटे बाइक चलाने के बावजूद मैं जिस तरीके से मैंने कार्य किया उसका मुझे भरोसा था कि ये काम होगा, तो वो उसको हमने पकड़ लिया लास्ट मोमेंट पे जाके रात को 2 बजे। और ये इस सरस डेयरी की लोगों की जनता के विश्वास के लिए ये कार्रवाई है। कहाँ का है और क्या प्लान की? ये रामगढ़ रूट से आता है और एक ठेकेदार, जिस ठेकेदार का ये टैंकर है, या तो उस ठेकेदार द्वारा मिली भगत की गई है या उसके ड्राइवर्सों ने किया है। इसमें जिस मानक से हमको दूध चाहिए उस मानक से इसकी RM कम पाई गई है और लगभग इसमें 3,500 लीटर दूध है। और ये रामगढ़ रूट पे हमारी सोसाइटियों का दूध लाता है। उन सोसाइटियों में बिल्कुल शुद्ध दूध पाया गया, उनकी भी हमने सैंपलों की जांच कराई। इसके क्या चालान किए या जुर्माना? इसको हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। ये अब सरस डेयरी में हमारे यहाँ चलेगा नहीं। जितना इस पर दूध का जो भी जुर्माना होगा वो पूरा इस टैंकर से भरा जाएगा। लगभग 1.5-2 लाख रुपए का दूध जो नष्ट किया है उसका हर्जाना और इसकी जो भी आगे की कार्रवाई है हमारे संघ के बायलॉज के हिसाब से वो कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई करेंगे। जो आगे भी ऐसे लोग दूध माफिया हैं जो लोग ऐसी कार्रवाइयों से रुकें। मध्य प्रदेश राज्य में पोषण आहार योजना में
करोड़ों का घोटाला सामने आए। महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार योजनाओं के अंतर्गत गरीब बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला पोषण आहार का राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। CAG के रिपोर्ट में 110 करोड़ रुपए के पोषण आहार का घोटाला सामने आया। पोषण आहार योजना में हुए इस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर आ गई है और प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पोषण आहार घोटाले विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस घोटाले की जांच की मांग कर रही है। आज आम आदमी पार्टी जबलपुर इकाई द्वारा मध्य प्रदेश में जो कुपोषित बच्चों और महिलाओं का जो खाद्यान्न का घोटाला हुआ है, महिला बाल विकास चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के पास है और माननीय मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो 110 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे, इस मांग को लेकर प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर हर जिले में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है और उसमें जो 110 करोड़ का घोटाला हुआ है उसकी CBI जांच की मांग और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जबलपुर द्वारा ये ज्ञापन जिलाध्यक्ष के सौंपा गया। अख्तर शाह, जिला सचिव, आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी जबलपुर द्वारा जो कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है घरों घर, उन खाद्यान्न के वितरण का जो घोटाला हुआ है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी जबलपुर इकाई द्वारा प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी जबलपुर ने भी अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्यपाल को ये पत्र भेज के मांग की गई है कि इस घोटाले में जो लोग भी शामिल हैं उनका निष्पक्ष जांच करके उन पर कार्रवाई हो। और चूँकि खाद्यान्न घोटाले को मामले को शिवराज जी स्वयं देखते हैं तो उन्हें खाद्यान्न विभाग से इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच करवाने में सहयोग करना चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मनोहर लाल जाटव, जिला अध्यक्ष जबलपुर। संस्कृति बचाओ मंच की मांग, गरबा पंडालों में ID देखकर हिंदुओं को दिया जाएगा प्रवेश। पंडाल में प्रवेश के पूर्व कराया जाएगा पंचगव्य का पान। ऐसा बताया जा रहा है कि जो गरबा पंडाल हैं वो लव जिहाद का केंद्र बनते जा रहे हैं और अब जो है आधार कार्ड, वोटर ID की जांच होना चाहिए अंदर एंट्री से पहले। देखिए, ऐसा है कि संस्कृति बचाओ मंच पहले से इन चीज़ों का विरोध करता आया और गरबा पंडालों में जो लोग प्रवेश करते हैं वो प्रवेश अनाधिकृत होता है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहाँ पर प्रवेश करके और हमारी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर और लव जिहाद को अंजाम देते हैं। जब हमारी देवी देवताओं की आराधना का पर्व गरबा है तो उसमें आपकी एंट्री की आवश्यकता क्या है? आप क्यों जाते हैं? आपकी नियत में खोट है इसलिए आप वहाँ पर जाते हैं। हाँ, संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि पंचगव्य पिलाकर और तिलक लगाकर और साथ में वोटर ID चेक कर गरबे की ट्रेनिंग भी देना चाहिए और गरबा में प्रवेश भी देना चाहिए। आप कपल की बात करते हैं तो कपल में आप किस कपल को वहाँ पर एंट्री दे रहे हैं? दोनों अगर हिंदू हैं तो ठीक है और अन्य समुदाय के व्यक्ति को वहाँ पर एंट्री नहीं देना चाहिए। विशेष तौर से माँ बाप को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लड़की गरबे में किसके साथ नृत्य करने जा रही है, किसके साथ वहाँ पर गरबा खेलने जा रही है। गरबा धर्म का उत्सव है, देवी के उनका उत्सव है, देवी की आराधना का उत्सव है। उसको व्यवसायीकरण करके और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।